देश को जो भी आंख दिखाए, देश की सुरक्षा को जो भी खतरा पैदा करे, उसको मारना जरूरी है, आपका मरना जरूरी नहीं। भारतीय वायुसेना में वेपन सिस्टम ऑफिसर WSO का ये पहला पॉडकास्ट है। पाकिस्तानी एयरफोर्स लेकिन कहाँ मारा उन्होंने? हॉस्पिटल पे 400 लोग। एक टैक्टिकल मिस्टेक हुआ है अमेरिकन एयरफोर्स से, 150-60 बच्चे, उससे ऊपर ही बच्चे मारे गए। एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर कह सकते हैं आप इसको। भारतीय वायुसेना में जितने भी जहाज हैं, सुखोई 30 एक ऐसा फाइटर प्लेन है जिसके और केवल जिसके अंदर ही वेपन सिस्टम ऑफिसर फ्लाई करता है। इस लक्ष्मण रेखा का मालिक मैं हूं और मैं डिसाइड करूंगा मुझे करना क्या है। मुझे एक मूवी याद आ गई है, टॉप गन। उस टॉप गन के अंदर एक पायलट रहता है और पीछे की सीट पर एक वेपन सिस्टम ऑफिसर है। तो मेरी सीधी उड़ान एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से फाइटर एयरक्राफ्ट की ओर होगी। और WSO तो सर लोग कहते हैं वेपन सिस्टम ऑफिसर, मैं तो कहता हूँ वो वेपन का जादूगर है। जैसे बड़ा अच्छा एक डायलॉग बोलता है कि रिस्क है तो इसके। आप भारतीय वायुसेना के पहले वेपन सिस्टम ऑफिसर हैं। अगर किसी को वेपन सिस्टम ऑफिसर WSO भारतीय वायुसेना के अंदर बनना है तो उसका क्या तरीका है? बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसा सिनेरियो होता है जब आसमान के अंदर मिक्स हैं, मिराजेस हैं, सुखोईज हैं, तो क्या WSO इन सारी क्षमताओं के साथ एक तरह का मिशन कमांडर बन जाता है? जय हिंद व्यूअर्स, हमारे बीच में हैं आज एक स्पेशल गेस्ट, ग्रुप कैप्टन JD मिश्रा, एयर वेटरन। और स्पेशल इसलिए बनता है क्योंकि भारतीय वायुसेना में वेपन सिस्टम ऑफिसर WSO का ये पहला पॉडकास्ट है जहां पर हम बात करेंगे उनसे कि WSO का क्या रोल है। और आप में से कई लोग हमें कई दिनों से ये कह रहे थे कि WSO के रोल के बारे में और उनकी कहानियों के बारे में आप सुनना चाहते हैं। तो आइए मिलते हैं ग्रुप कैप्टन JD मिश्रा से। जय हिंद सर, वेलकम। थैंक यू निमेश, इस अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और WSO मतलब एक वेपन सिस्टम ऑपरेटर, इसको आप इस तरह कह सकते हैं कि एक कंसेप्ट, वेस्टर्न कंसेप्ट है। ये बिल्कुल नया है सर और मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। नहीं, ये वेस्टर्न कंसेप्ट है और वेस्टर्न एयरफोर्स बहुत पहले से इसका यूटिलाइजेशन कर रही है। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाऊंगा। वर्ल्ड वॉर 2 देख लीजिए आप सर। उसमें क्या थे, जहाजों में रडार नहीं होते थे, लेकिन एयरक्राफ्ट फ्लाई किए, उन्होंने बॉम्बिंग की सर, उन्होंने गन भी किया। हाँ। तो कैसे करते थे? एक पायलट होता था और एक बंदा पीछे बैठ के मशीन गन या ग्रेनेड लेके फेंकता था, मशीन गन से फायरिंग करता था। अच्छा, तो सो आई कैन से दैट वाज प्रिमिटिव WSO कांसेप्ट। ओके, कि एक फ्लाइंग कर रहा है, अपना जहाज इधर से उधर लेके जा रहा है और दूसरा बंदा उसके पीछे बैठ के या तो मशीन गन से फायरिंग कर रहा है एनिमी में, या ग्रेनेड या बम को फेंक रहा है। अच्छा, हाथ से फेंकते थे सर उस समय? ठीक, हाँ। तो ऐसे भी है, ऐसे भी कंसेप्ट हुए थे। शुरुआती दौर की बात यह है। वर्ल्ड वॉर 2 अगर हिस्ट्री पढ़ोगे तो फिल ऑफ दिस काइंड ऑफ ऑपरेशंस इन द एंटायर वर्ल्ड। आई थिंक कई लोगों को इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता नहीं होगा सर। और हाथ से बॉम्ब फेंकना एयरक्राफ्ट से, तो ग्रेनेड, इट इज ग्रेनेड, जैसे ग्रेनेड आज भी हाथ से ही फेंकते हो, निकालते हो, फेंकते हो। एयरक्राफ्ट से फेंकना बिल्कुल ही एक अलग बात तो है। ये था, तो उल्टा हो जाते थे, एक कर लेते थे, बहुत बहुत कंसेप्ट है। तो इफ यू लुक एट प्रिमिटिव एरा, ऐसे ही WSO कंसेप्ट वाज देयर एग्जिस्टिंग, बट फॉर्मली नेम WSO करना क्या है, क्या नाम दें इसको, ये चलता रहा। आप हमें वर्ल्ड वॉर 2 के पास में ले गए थे सर। मैं थोड़ा सा पीछे आता हूँ, बात करता हूँ 2019 की। ये वो समय था 27 फरवरी का, और हमारे यहाँ पे पुलवामा में एक कायराना हरकत की थी जैश ए मोहम्मद, एक इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप ने, और उसमें 40 हमारे बहादुर जवान थे जो शहीद हुए थे। और उसके बाद भारतीय वायुसेना ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी और उसके अगले दिन पाकिस्तान एयरफोर्स का एक F-16 एयरक्राफ्ट था जिससे कि एमरेम मिसाइल सुखोई 30 के ऊपर फायर की गई थी। हालांकि ये जो एमरेम मिसाइल थी उसके टुकड़े जम्मू कश्मीर में राजौरी के पास मिले थे। सर, मेरे हिसाब से सारे व्यूअर्स ये समझना चाहेंगे कि जब एक एमरेम जैसी मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड से सुखोई 30 की तरफ आ रही है और आप बैक सीट में WSO की तरह बैठे हैं,
तो उस समय वो एक ऐसा मंजर होता है जब आप मौत का सामना कर रहे हैं, तो आप उस स्थिति को कैसे हैंडल करते हैं, दिमाग में क्या चल रहा होता है? निवेश बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन जो हमारे बालाकोट स्ट्राइक के बाद जो पाकिस्तानी एयरफोर्स की काउंटर, यू कैन से दैट हैपेंस, वो सिर्फ F-16 का एक एमराम फायरिंग नहीं था, एक पूरा फोर्स पैकेज था। सर, फोर्स पैकेज मतलब उनके सारे जो जहाज थे, हर तरह के जहाज थे उसमें, मिराज, उनके मिराज जहाज थे, F-16 थे, JF थे, सारे थे, उनके फोर्स मल्टीप्लायर कुछ रहे थे, रिफ्यूलर, सारे पैकेज थे। तो आइडिया ये था कि इनको इम्बेडेड ग्राउंड से लेके ग्राउंड अटैक भी करेंगे कुछ जगह, कुछ एयर में कोई आएगा तो उसको हम काउंटर भी करेंगे, इसलिए था। तो उनकी अपनी फिलॉसफी थी कि हम पहले से ही हम BVR मारना शुरू कर देंगे तो रास्ते में कोई आएगा नहीं। सर, तो दैट वाज द, आई मीन, हर मिशन की अपनी अपनी फिलॉसफी होती है, मैं कैसे इसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। तो पाकिस्तानी एयरफोर्स भी प्रोफेशनल एयरफोर्स है, नथिंग, प्रोफेशनल को रिस्पेक्ट करने में कोई बुराई नहीं है। करेक्ट सर। लेकिन क्या उसमें अगर आप देखोगे तो सुखोई 30, यहाँ भारत की काउंटर क्या रही होगी? भारत के पास क्या थे उनके काउंटर करने के लिए? भारत के पास सुखोई 30 थे, भारत के पास मिराज 2000 थे जो माइका मिसाइल से लगे हुए थे, ये थे। अच्छा, WSO पीछे बैठा हुआ व्यक्ति जो है, अब एक बात ध्यान रखना कि जब प्रोफेशनल होता है आदमी, या किसी भी व्यक्ति की जब हम बात करते हैं, चाहे नेशनल सिक्योरिटी की जब बात करते हैं, तो एक बड़ी कंसेप्ट चीज होती है। लोग कहते हैं कि मैं देश में मरना चाहता हूँ। हाँ, देश में मरने के लिए और देश के लिए बलिदान देने की बड़ी भावना तैयार रहता हूँ। यस, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप प्रोफेशनल है तो देश में मरना नहीं है। हाँ। देश को जो भी आंख दिखाए, देश की सुरक्षा को जो भी खतरा पैदा करे, उसको मारना जरूरी है, आपका मरना जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही सर। तो उसी तरीके से जब हवा में बैठा हुआ एक पायलट और WSO कॉम्बिनेशन, अब सुखोई 30 मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि उसमें उसी में लेके बैठे हुए हैं, तो ये नहीं है कि अगर मिसाइल आ रही है तो मैं मौत के मुंह में जा रहा, नहीं। हाँ। पहला काम यह है कि उस थ्रेट, जो समस्याएं आपके सामने उत्पन्न हुई हैं, जो सिचुएशन डेवलप हुआ है, वो मेरे लिए एडवांटेज है कि नहीं है। अगर मिसाइल मेरे से पहले उसने चल गई, सामने है, तो मेरे लिए डिसएडवांटेज है, पहली बात सर। क्योंकि हमेशा किसी भी वॉरफेयर में फर्स्ट मूवर का एडवांटेज होता है। करेक्ट सर। तो मेरी डिसएडवांटेज है। तो उस समय क्या चला, मेरे जहाज है, मेरे जहाज के जो डिस्प्ले सिस्टम है उस पे मिसाइल मैं देख रहा हूँ, मिसाइल चले आ रही है, उसकी स्पीड कितनी है, मेरे रडार वार्निंग रिसीवर, मिसाइल अप्रोच वार्निंग रिसीवर सारे आवाज दे रहे हैं कि थ्रेट आपके ऊपर डेवलप हो रहा है। मतलब रेडार वार्निंग रिसीवर, मतलब अगर कोई मिसाइल आ रही है, हाँ, तो वो रिसीवर से आपको ऑडियो तो मेरा रडार वार्निंग रिसीवर उसमें आता है कि इस तरह की मिसाइल्स हैं, और दूसरी बात वो ऑडियो विजुअल दोनों पूरा फ्लैश करने लगता है। अच्छा। पूरे कॉकपिट। फिर आप देख रहे हैं अपने और डिस्प्लेस पे कि जब मिसाइल आ रही है, और जब मिसाइल देखते हैं तो मिसाइल जब BVR होती है, बेसिकली अगर देखोगे तो इसके दो कंसेप्ट हैं कि अगर आप सीधे सीधे उसे लड़ना चाहते हो या उसको डिफीट करना चाहते हो सर। तो अगर सीधे लड़ने की कोशिश करोगे और फर्स्ट मूवर कोई एडवर्सरी है तो आप डिसएडवांटेज पोजीशन में हो, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। करेक्ट सर। तो अगर इस तरह की वार्निंग सिचुएशन आपकी डेवलप हुई कॉकपिट पे, आपने देखी उसको, तो पहला काम जो पायलट WSO पहला काम जो हमारा लैंग्वेज होता है बात करने का, कि इसको डिफीट करो इमीडिएटली। हाँ, ऐसा नहीं मुझे मरना, जैसे पहली बात बोला कि मरना नहीं चाहता, मैं काउंटर करना, उसमें काउंटर करूंगा, और सेकंड मूव में मैं अपना खुद अटैक करूंगा। अच्छा, करेक्ट सर। दैट इज हाउ बैटल इज फॉट। कहीं भी, चाहे एरियल बैटल ले लीजिए, चाहे नेवल बैटल लीजिए, ग्राउंड, फर्स्ट प्रोटेक्ट योरसेल्फ, अपॉर्चुन मोमेंट अटैक द एनिमी, दैट इज हाउ इट इज फॉट सर। तो ये सिचुएशन ऐसे डेवलप होती है। तो उस समय जब डेवलप हुई तो प्लीज, चूंकि वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, उसको मनूवर होते हैं कि जहाज को हम मोड़ देते हैं। अच्छा, सीधे न जाके किसी उनके जहाज से कुछ एंगल में चले जाते, उसको एंगल ऑफ बोलते हैं आप उसके टर्म में। तो जहाज जब घूमता है तो उनकी मिसाइल की जो काइनेमेटिक्स होती है, बेसिकली जो वेपन किलिंग कैपेबिलिटी होती है उनकी, किल एनवेलप होता है, वो श्रिंक हो जाता है। अच्छा, तो अगर उसको 20 किलोमीटर जाना है तो 17 किलोमीटर 16 किलोमीटर पे वो खत्म हो जाएगी, उसका इंपॉर्टेंस। तो उसको डिफीट करने का मनूवर है, वो किया गया। ओके सर, आपने बात करी BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज। तो आज के डेट में जैसे AMRAAM भी है एक, ये BVR मिसाइल है। आपको दुश्मन बाहर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन स्क्रीन देख के आपको पता है कि दुश्मन आपकी ओर बढ़ रहा है, और ऐसी स्थिति में क्या किसी तरह का कोई पैनिक होता है
और नहीं होता तो वो संयम किस तरह रखा जाता है? टेक्नोलॉजी बढ़ी है। हम्म, अगर आप देखोगे 1903 में राइट ब्रदर्स ने पहली बार हम्म, हवाई जहाज का दिखाया था कि हवा में उड़ भी सकते हैं। हम्म, आज 2026 है, 123 साल, 123 इयर्स की अगर जर्नी देखोगे, जो एडवांसमेंट हुआ है इस एरिया में, दैट्स फेनोमेनल। वर्ल्ड वॉर वन में हम कंटेक्ट बैटल करते थे, सर, अट्रिशन वॉरफेयर था कि मैसिव सेना सामने खड़ी है, तुम भी सेना लेकर गए, जिसने किसी की नंबर जिसके ज्यादा थे या कुछ वेपन या भाला जिसके तगड़े रहे होंगे, हाँ, वो जीत जाता था। लेकिन धीरे धीरे वो सिस्टम बदलता गया। जैसे वर्ल्ड वॉर टू का मैंने शुरू में आपको बताया था सर कि अगर आप देखो बैटल ऑफ ब्रिटेन एक बड़ी डिसेसिव बैटल हुई थी वर्ल्ड वॉर टू में, यस, जो पूरे वर्ल्ड वॉर टू के कोर्स ऑफ एक्शन को चेंज कर दिया। जहाँ जर्मनी का अपर हैंड होता था, वहां एलाइड फोर्सेस का अपर हैंड होने लगा उस बैटल के बाद। सर, उसमें क्या था, एक नई चीज आई, दैट कॉल्ड रेडार। हाँ, पहली बार उन्होंने सबने देखा कि वर्ल्ड वॉर टू ने ही रेडार को जन्म दिया था सर। वही बैटल ऑफ ब्रिटेन क्लासिकल केस है, जो ब्रिटिश ने पहले से आजाद कर रखा था, उसके भरोसे वो पूरे अपना उस व्यवस्था को देखते रहे, और जर्मन की डिफीट, वहीं से डिफीट प्रॉब्ली शुरू हो गई जर्मन की सर। पर्ल हार्बर, और ये दोनों दो इवेंट अब मैं कह सकता हूँ कि जहाँ पे कि जर्मन तक स्ट्रेटेजिकली मिस्टेक कह लीजिए, आप जो भी कह लीजिए, लेकिन हाँ यही तो कारण थे सर। तो चेंजेस होते गए सिनेरियो। आज की वॉरफेयर जो है कंटेक्ट बैटल से निकल के नॉन कंटेक्ट एनवायरनमेंट में पहुंच गई है। यस सर, टेक्नोलॉजी हैज अपग्रेडेड इट। यस सर। अगर आपने कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही देखा होगा कि लेबनान में इजरायली अटैक कर रहे थे, जब नहीं सुन रहे थे तो ईरान ने कुछ मिसाइलें उनके ऊपर मार दी सर। तो ईरान ने क्या किया, ईरान ने उनके 3 शहरों, इजराइल ने 3 शहरों पर ईरान के बमबारी की, लेकिन ईरान के एयर स्पेस में घुसे ही नहीं। हाँ। तो वही नहीं, हर जगह बैटल, अगर उसके पहले आप पर्शियन गल्फ वाला बैटल ले लीजिए, तो नॉन कंटेक्ट से अब नॉन कंटेक्ट की तरफ हम मूव कर रहे हैं। यस, एनिमी को हम साइकोलॉजिकली डिफीट करने की कोशिश में लगे हुए हैं, मॉरली डिफीट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। कंसेप्ट ये बन रहा है धीरे धीरे कि बिना कुछ किए, बिना अपने ट्रूप्स, जो ग्राउंड ट्रूप्स को भेजे, अगर हम किसी एम को अचीव कर सकते हैं तो उसको कर लिया जाए। यस सर। यही रीजन है कि अमेरिका अपना बूट से ईरान में उतारना नहीं चाहता। एरियल और एरियल बम्बार्डमेंट पे वो लगे हुए हैं सर। उसी तरीके से अगर आप देखोगे, जो आपका प्रश्न था कि कैसा मौत मतलब आता है, कैसा आपको फील होता है उस समय, मतलब आपको जब लग रहा है कि दुश्मन आपकी तरफ बढ़ रहा है, तो आप कैसे वो संयम बना के रखते हैं कि सही डिसीजन लें और बिल्कुल अच्छे डिसीजन लें? एक कहावत है, धैर्य और एक ट्रेनिंग। आपने देखा होगा, चूंकि आप भी मिलिट्री से संबंधित हैं, और कि द मोर वी स्वेट इन पीस द लेस वी ब्लीड इन वॉर। सर, शांति काल में जितना ही ट्रेनिंग के दौरान पसीना आप बहाएंगे, युद्ध काल में उतना ही खून कम बहाना पड़ेगा। करेक्ट सर। तो यही व्यवस्था है। तो आपको जब ट्रेनिंग होती है, जो ट्रेनिंग इन्वॉल्विंग होती है, वो ऐसे सिचुएशन क्रिएट किए जाते हैं जो शायद रियल में हो ना, लेकिन आपको इस तरह का स्ट्रेस दिया जाता है कि उस सिचुएशन में आप कैसे धैर्य के साथ ऐसी व्यवस्था को जनरेट करते हो कि पैनिक क्रिएट ना हो। तो ये ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रेनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ट्रेनिंग के साथ साथ आपका जो आगे और पीछे जो लोग जो बैठे हैं, इनका जो कॉम्बिनेशन है, जो तालमेल है, वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा। एक आदमी की ट्रेनिंग, अगला एक बंदा ने पैनिक कर लिया, तो इसीलिए दोनों की ट्रेनिंग जब करते हो, यहाँ जब कॉकपिट का जो ग्रेडियंट डिसाइड किया जाता है कि कौन कैसे किसके साथ जाएगा, तो बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो आप बातचीत कर रहे हैं सर पायलट की और WSO के बीच कन्वर्सेशन का। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि जब मिसाइल आपके सामने आ रही है, और आपने बताया कि पायलट कोशिश करेगा कि अपने एयरक्राफ्ट को टर्न करे, जैसे कि कई बार हो सकता है वो एकदम 90 डिग्री तक का भी टर्न ले, और उस समय जो आपका ग्रेविटेशन पुल है वो भी 8G और 9G तक जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या आप पायलट से कम्युनिकेट करते रहते हैं, या फिर आपको एक फिजिकल और मेंटल शॉक लगता है? नहीं, एक कम्युनिकेशन जो है ट्रेनिंग प्लान है आपका। और याद रखिएगा, जब मैं कहूं कि जब एयर बैटल की बात करते हो, तो इट इज वेरी वेरी टाइम सेंसिटिव। तो उस समय आप बातचीत करते हैं या
वो बिल्कुल करते ऑटोमेटिक हैं। सब कुछ होता रहता बिल्कुल करते हैं, टाइम सेंसिटिव मैटर होता है। है। हाँ। और टाइम सेंसिटिव में जब हमसे कहते हैं कि मिलिट्री में जनरली नॉट मिलिट्री, इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन, हम्म। कि कम्युनिकेशन की 4 चीजें आप ध्यान रखिएगा: हम्म। क्रिस्प, हम्म। क्लियर, कंसाइज एंड करेक्ट। सर। तो इन 4 चीजों का मिश्रण आपको तैयार करना पड़ेगा कि किस मोमेंट पे हमें क्या बोलना है। तो व्यूअर्स को आज ये समझ में आ गया होगा कि सर ने C4 बताया है कि अगर आपको अपनी बात किसी से कहनी है तो कौन से वो 4 C हैं जो अभी अभी सर ने बताए हैं। जी, सर। इट हैज टू बी, क्योंकि वो टाइम नहीं है आपके पास, अब लंबी बातें नहीं कर सकते। मे बी 1 सेकेंड टॉक इज इनफ फॉर डिसाइडिंग नेक्स्ट मनूवर। सर। तो जो हमारी ट्रेनिंग है, जब भी, चूंकि थ्रेट दोनों लोग देख रहे हैं क्या डेवलप हो रही है, तो ये चीज की थ्रेट वार्निंग हो गई कि ये हो गया, और दिस इज अ मनूवर आई एम गोइंग टू डू, एंड देन यू फॉलो। तो उस मोमेंट में यू नो कि अगर ये जहाज घूमेगा 10 डिग्री, 20 डिग्री, 90 डिग्री, किस एंगल आप बैंक से घूमेगा, डिपेंड करता है कि आप थ्रेट कैसे डेवलप हो रहा है। तो उसमें जी फोर्स होंगे, लेकिन यू आर रेडी फॉर इट, दैट्स व्हाई यू आर ट्रेन फॉर इट। करेक्ट सर। इसी सिचुएशन में तो आप ट्रेन होते हैं। यस। तो सर जब जैसे मान लीजिए एक तरफ तो मैन्यूवर हो रहे हैं, दूसरी तरफ आपने बताया कि WSO ये भी जिम्मेदारी लेता है कि किस तरह से आने वाली थ्रेट को काउंटर करें। तो किस तरह से क्या क्या तरीके होते हैं जिससे, जैसे एक मैन्यूवरिंग का तरीका हुआ, और क्या तरीके होते हैं, क्या कोई इलेक्ट्रॉनिक तरीके होते हैं जिनसे आप काउंटर करते हैं मिसाइल से बचने के लिए? देखिए, तरीके कई हैं, और इन तरीकों में जैसे आपको बताया कि पहली बात कि मैं उसके आने वाली उसके किल एनवेलप को ही श्रिंक करने की कोशिश करता हूं, अगर BVR है तो। डिस्टेंस आप बढ़ा लेंगे। एरियल बैटल में 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, एक होता है पोजीशन सर, और एक होता पोटेंशियल। पोजीशन मतलब कितने हाई हैं आप, और पोटेंशियल मतलब स्पीड बेसिकली सर आपके पास ऊर्जा, एनर्जी कितनी है। तो याद रखिए, अगर आप ऊपर हैं तो आपकी स्पीड भी अच्छी है। अगर आप हाई स्पीड से हैं तो जब आप मिसाइल लॉन्च करते हैं तो मिसाइल की वेलोसिटी और एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी ऐड करती है, बूस्ट करती है उसको। अच्छा। तो आपका किल एनवेलप बढ़ जाता है। हाई है क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर बहुत रेरिफाइड होगा, स्पीड आपके ट्रू एयर स्पीड जहाजों की ज्यादा होगी, तो वो भी ऐड करता है। तो 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है कि पोजीशन एंड पोटेंशियल, ये दोनों आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज देती हैं, चाहे BVR की बैटल हो, चाहे आप कोई सी भी बैटल, डॉग फाइट या क्लोज कम्बैट की बैटल हो। तो सर हम जैसे कुछ मेथड सुनते हैं कि शेफ्स हैं, मैं आप पे आ रहा हूँ, फिर उसी पे आ रहा हूँ। शेफ बेसिकली रडार का है, कि शेफ आपने मिसाइल, अगर आप देख रहे हैं कि रडार गाइडेड वेपन आपके पास लॉन्च है, BVR लॉन्च है, शेफ फायदेमंद होती है। क्या शेफ करती क्या है कि आपने जो ही लॉन्च, लेकिन शेफ आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि बहुत पहले लॉन्च कर दिया आपने सर, बिकॉज उसका एक पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए उसका इफेक्ट होता है। तो बहुत पहले लॉन्च कर देंगे तो इफेक्ट खत्म, आप फिर वल्नरेबल रहेंगे। तो एक अपॉर्चुन मोमेंट पे आपको लॉन्च करना पड़ेगा, जब आप देखेंगे ऐसा मैं किल रेंज में आ रहा हूँ और इस टाइम पे इस मिसाइल से इंपैक्ट पॉइंट के बीच में इस शेफ को रखूंगा, तो इस सवाल हमारा क्रिएट करेगा। बेसिकली वो एक एयरक्राफ्ट काइंड ऑफ क्रिएट कर देता है शैडो, तो मिसाइल उधर जाने की बजाय इधर जाने की कोशिश करेगी। सिमिलरली आपका दूसरा होता है फ्लेयर। फ्लेयर जनरली आप हिट सीकिंग मिसाइल के लिए यूज करते हैं सर, और बेसिकली फ्लेयर क्या है कि एक हाई टेम्परेचर वाला एक बॉल निकलता है जो आपके एयरक्राफ्ट के हिट सिग्नेचर से ज्यादा हिट जनरेट करेगा। तो सर ये जो शेफ्स हैं और फ्लेयर्स हैं, इनको फायर करने की जिम्मेदारी WSO की रहती है या पायलट की रहती है? नहीं, ये फ्रंट पायलट के पास होती है, क्योंकि एक्चुअल फ्लाइंग मनूवर जो करना है, जो स्किल मनूवरिंग करनी है, वो कर रहे हैं। लेकिन जब हम करते हैं तो वी नो कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन, as a WSO I can give him a hint. Correct. This is time now. Because he may be busy with something else. Sir. At that point I'm monitoring and I tell now this is. Yes, that's how it is. Correct. Sir, weapon system officer यानी WSO का जो रोल बता रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो स्क्रीन पर अपना ध्यान रखता है, बाहर से आने वाली किसी थ्रेट का उस पर उसकी नज़र रहती है, पायलट से बात कर रहा होता है, जमीन पर भी वो देख रहा होता है कि किस तरह का मूवमेंट हो रहा है, कभी शेफ्स और फ्लेयर्स फायर कर रहे हैं। तो ये मल्टीपल एक्टिविटीज हैं जो वो करते हैं। आपको आपके जीवन में कब महसूस हुआ कि आप 4-5 काम एक साथ कर सकते हैं, या फिर आपके अंदर 2 ब्रेन काम कर सकते हैं, जो एक फ्लाइंग का भी वर्क कर सकता है
और एक WSO का वर्क भी कर सकता है। तो ये जो आपकी कॉग्निटिव सुपर पावर थी, इसका एहसास आपको कब हुआ? मेरे से थोड़ी सी मल्टी प्रोसेसिंग ब्रेन सबके पास है, हाँ, लेकिन कौन कहाँ कितना यूटिलाइज करता है ये मैटर करता है। करेक्ट सर। जहाँ तक मेरी बात रही तो मैं एक्चुअली टिपिकली एक गांव से संबंधित रखता हूँ। मेरा जन्म एक गांव में हुआ है। गांव में ही मेरी सारी शिक्षा दीक्षाएं हुई हैं सर। और मेरे पिताजी किसान थे और मेरे दादाजी भी किसान थे। अच्छा। तो कोई इस तरह से बाहर वेंचर नहीं किया था। हाँ, तो जय जवान और जय किसान जय कॉम्बिनेशन है जवान सर। जय किसान कॉम्बिनेशन, बिल्कुल सही आपने पकड़ा। हाँ, उस सिचुएशन में आने के बाद जब घर पे आप रहते थे तो कई तरह के काम मिलते थे आपको। आप पढ़ाई भी करनी है आपको खेतों का काम भी देखना है, पशु भी थे घर पे तो उनको भी देखना है, कोई रिश्तेदार हैं तो उनकी भी रिक्वायरमेंट देखनी है, कुछ हित मित्र दोस्त आ गए तो उनकी भी रिक्वायरमेंट देखनी है, सबको देखना है सर। और सबका खाका ये रहेगा कि शाम को अगर आप जितने काम दिए गए हैं अगर आपने किया नहीं तो घर में शाम तक क्या हो जाएंगे, नालायक। यस। है ना। हाँ। तो इस चीज को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सर। इसके लिए दो चीजें हैं, या तो आप मगअप कर लीजिए, लेकिन अगर मगअप करेंगे तो आप भूल जाएंगे। करेक्ट। या तो आप माइंड को सिक्वेंशली प्रोसेस कर लीजिए। यस। कि अगर पिताजी ने कहा कि उस खेत में पानी चला कि नहीं चला तो मेरा प्रोसेस वहां पे है। तो ये था प्रोसेस। फिर मैं जब मिलिट्री में एयरफोर्स में आया तो सडनली आई रियलाइज, जब मेरी पहली पोस्टिंग जब हुई थी तो मुझे नंबर से खेलने का बड़ा शौक है। अच्छा। तो कुछ हमारे हित और मित्र होते थे जिनको जनरली नंबर, कोई फोन पे बात कर रहे हैं तो मुझे फोन नंबर उनके एक बात से याद हो गया। चाहे कोई सर्विस व्यक्तिगत कुछ बातें थी, बेसिकली नंबर का शौक मुझे बड़ा चला उसमें। सर मैथमेटिक्स मेरी ठीक ठाक थी, लेकिन WSOs की तो मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होती है सर, कैलकुलेशन करते हैं। नहीं, आज कैलकुलेशन का जमाना भी उस तरह से निवेश देखोगे चला ही गया है। ऑटोमेटिक हो रहा है। ऑफ टेक्नोलॉजी, लॉट ऑफ थिंग हैज बीन ऑटोमेटेड। यस सर। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप पायलट हो या WSO हो, अगर आप एप्लीकेशन नहीं कर रहे हो अपने आप को, जो इंफॉर्मेशन आपके सामने है अगर आपको उसको प्रोसेसिंग ठीक से नहीं कर रहे हो, और प्रोसेसिंग ही नहीं है, दो चीज याद रखिएगा। मिलिट्री में एक वर्ड यूज करते हैं, ऊडा लूप सर। ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड एंड एक्ट। ओके सर, ऊडा लूप। यस यस। लूप है कि आप ऑब्जर्व द सिचुएशन, ओरिएंट योरसेल्फ, डिसाइड एंड देन एक्ट, एंड अगेन सेम थिंग, प्रोसेस बिगिंस अगेन। आप भी कर रहे हो, एनिमी भी यही काम कर रहा है। लेकिन अगर दोनों का ऊडा लूप सेम हुआ तो ये स्टेलमेट सिचुएशन हो गई, कोई जीता नहीं। आपका ऊडा लूप एनिमी के ऊडा लूप से शॉर्टर होना है, यानी आपकी जो प्रोसेसिंग टेक्निक है वो जो ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसीजन और एक्शन की जो टाइमिंग है आपकी एनिमी से बहुत कम होनी चाहिए। तभी आप एडवांटेज ले पाओगे, तभी आप विक्टोरियस कहलाओगे, तभी एनिमी को आप जमीन पे ला पाओगे। अगर वो इस प्रोसेस में आपसे आगे है तो वो आपको डिसीव कर गया। करेक्ट। तो इस प्रोसेस को जानने के लिए तो ये तो आपने कहा कि तो आपको इंफॉर्मेशन बहुत आपके पास आज। पहले इंफॉर्मेशन नहीं थी। मैंने वर्ल्ड वॉर 2 की दिया है, वो चलते जाते थे, जमीन देखते चलते जाते थे, कोई देख गया तो मार दिया, नहीं कि पता नहीं कुछ कहीं फील्ड में लैंड कर गए, भूल गए रास्ता, बहुत कुछ होता था। करेक्ट। आज नहीं, तो आज आपके पास सूचनाएं, इंफॉर्मेशन बहुत है। उस नॉइज में से आपके लिए एक्चुअल न्यूज क्या है, आपके एक्चुअल काम की चीज क्या है, वो प्रोसेसिंग आपको करना पड़ेगा। आप पायलट हो या WSO, इट डजंट मैटर। अगर आपने इसको प्रोसेस ठीक से नहीं किया, आपका ऊडा लूप बढ़ जाएगा और आप एनिमी के ऊडा लूप को डिफीट नहीं कर पाएंगे। तो मैं अब समझ गया सर कि जब बालाकोट के अगले दिन एमरैम मिसाइल फायर हुई थी तो हमारा जो WSO था उसका ऊडा लूप डेफिनेटली इफेक्टिव था और फास्टर था। बिल्कुल था, तभी तो आप डिफीट कर पाए उसको। डिफीट करके सेव रहे, कुछ हुआ नहीं। तो यही है, अगर आप प्रोसेसिंग ठीक से नहीं करोगे, इंफॉर्मेशन आपके सामने जो उपलब्ध है, तो आप गड़बड़ हो जाएगा आपके साथ। तो एक लाइटर साइड बात करता हूं सर, आपने ऊडा लूप की बात की जो आपने अपने पिताजी से सीखी और मिलिट्री में भी आपने बखूबी इम्प्लीमेंट की। मैडम भी इस पॉडकास्ट को जरूर देख रही होंगी, तो घर पर आपका ऊडा लूप ज्यादा इफेक्टिव है या मैडम का? निमेश, घर पे हमेशा ऊडा लूप
स्पाउज का इफेक्टिव होता है और इफेक्टिव रहना भी चाहिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर है सर, यही और एक्सपेक्टेड था। चलो आपने इस स्पाउज के बारे में छेड़ दिया तो मैं हाँ। आपको जस्ट बताना चाहता हूँ कि हाँ। शी इज नो मोर। ओह, I lost her 3 years back, वेरी सॉरी सर। but she has been a very, very strong pillar to me. Very अच्छा। jovial, very हाँ couldn't care. I couldn't have asked better Sir. spouse for that. Because of see, when you have a compatibility or any, I mean, going for a spouse, then my background, her background, matching this सर। and moving together, that becomes very, very critical. सुख और दुख में साथ रहना तो बड़ी आसान, सुख में तो सभी साथ Yes, रह sir. सकते हैं, लेकिन जब सिचुएशन डिमांड करते हैं साथ रहना और Correct. उसके साथ साथ मुस्कुराते हुए रहना, Yes. that becomes, and she has been. हाँ। I keep remembering her, but Hmm. wherever she is, I'm sure that she is happy and she will do that. I'm very sorry सर, ये मुझे नहीं। पता नहीं था ये बात। कुछ बात, that's okay, it happens. Yes सर। सर एयरफोर्स एकेडमी में अगर कोई भी फौजी आ रहा है और नीली वर्दी पहन रहा है तो उसका सपना है कि वो आगे की सीट पर बैठे और फाइटर पायलट बने। आपने भी ये सपना देखा ही होगा, तो क्या था जिससे आपने डिसाइड किया कि मैं अब पीछे की सीट पर बैठूंगा? कुछ चीजें आप प्लान करते हो लेकिन सर। होती नहीं है। लेकिन मैंने एक चीज अपने पिताजी से सीखी थी सर कि सफलताएं और असफलताएं ये जिंदगी के 2 पहलू हैं। सफलता आपको इस स्टेज पे नहीं पहुंचा दे जहां से आप सीधे गिरे सर, और असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। यस। तो कुछ चीजें आप प्लान करते हो सर, लेकिन उस तरह से होती नहीं है। तो एयरफोर्स में आने का था, फ्लाइंग ब्रांच में आए, लेकिन सिचुएशन डेवलप हुई कि वो पायलट ट्रेनिंग, यस, जितने लोग एयरफोर्स एकेडमी में चाहे ज्वाइन करना चाहते हैं उनका पहला था कि फाइटर पायलट। यस सर। क्योंकि अगर आप वॉरफेयर कंसेप्ट देखोगे, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का तीनों डिफरेंट चीजें हैं। यस सर। आर्मी में जहां इन्फेंट्री मूव करती है, लेकिन उसके साथ साथ और कंपोनेंट भी होते हैं। इंजीनियर्स होंगे, सप्लाई चेन वाला भी होगा, उसके साथ ऑर्डिनेंस वाले होंगे। नेवी वॉर करती है तो पूरी शिप के साथ मूव कर रहे हैं, जहां सभी लोग हैं, हर तरफ ब्रांच के लोग हैं। लेकिन जब एयरफोर्स का जो वॉर कंसेप्ट है, वेन क्रॉसिंग द एनिमी लाइन, इट बेसिकली रिमेन द फ्लाइंग ब्रांच। यस। और उसमें मोर एंड सो 90% एंड मोर इट इज अ फाइटर। यस। तो वो जो किक है ना, कि बिल्कुल अलग है। कि फोर्स, वो किक अलग है। Because he is representing alone the whole force. He is not only representing, he is representing Indian Air Force. Yes. He is representing India as a country. Correct. He is representing his professional skill. Yes. Or he is representing his pride. Very correct, sir. So this is an important thing for that training. Correct, sir. तो प्लान तो यही था, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। तो वहां से निकल के मैं, वो ट्रेनिंग में कुछ समस्याएं आई, नहीं हो पाई, मैं वहां से दूसरे ब्रांच में फ्लाइंग नेविगेटर बन गया। सर, लेकिन कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि मैंने पहली बताई। ठीक, असफल हो गए, एक और सामने है, उसको कैसे देखें। तो सफलता ही थी कि मुझे सारे कोर्स में टॉप करते चली गई। डोंट लुक बैक। अच्छा, सामने क्या है उसको देखिए आप। तो इसी चक्कर में हम चलते चले गए, और जब ये ऑफर आया कि आप बनना चाहते हैं बैक सीटर या WSO और वीजो, व्हाटएवर यू कॉल इट, सर, सो इट वाज प्राइड मोमेंट कि व्हाटएवर आई few years back I lost it out, probably this is right opportune moment to get into that. और WSO तो सर लोग कहते हैं वेपन सिस्टम ऑफिसर, मैं तो कहता हूँ वो वेपन का जादूगर है। जादूगर वेपन का नहीं। अब मैं एक बताऊं, वेपन सिस्टम ऑफिसर मतलब इसके इस तरह से आप देख सकते हो कि जो सिस्टम वेपन डिलीवरी में असिस्ट कर रहे हैं उसको मॉनिटर कर रहा है वो। ठीक है, और असिस्ट कर रहे हैं, और इसके कई रोल भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं सुखोई की ही बात करूं तो देखिए इसके बहुत रोल हैं। ये मल्टी रोल, डिफरेंट रोल, ये प्योर एयर डिफेंस भी कर सकता है, प्योर ग्राउंड अटैक भी कर सकता है, ग्राउंड और एयर डिफेंस दोनों साथ कर सकता है। साथ साथ ये फ्यूल टैंक भेजा जा सकता है जिससे दूसरे जहाजों को तेल दिया जा सके, वो भी कर सकता है। करेक्ट सर। रिकनेसेंस भी कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का भी काम कर सकता है। मतलब इसके रोल फिनोमिनल हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो इस फिनोमिनल रोल पे जो सिस्टम्स हैं, लेकिन रिफ्यूलिंग पॉड हो गया, कुछ मिसाइलें ऐसी हैं जो पीछे से आप मार सकते हो,
उन सब चीज़ों का मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग, सेम टाइम नेविगेशन सिस्टम है, आपका रडार वार्निंग रिसीवर्स हैं, टैक्टिकल सिचुएशन डेवलपमेंट है, सारे आपको मॉनिटर करने हैं और आपको असिस्ट करना है फ्रंट पायलट को। करेक्ट सर। और इस सीआरएम में जब क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें, जहां पे एक से ज्यादा व्यक्ति हो, एक बंदा है तो अकेले डिसीजन ले लिया, गलत सही जो भी है सर, जब दो बनते हैं तो हमेशा एनालाइज होता रहता है क्या हो रहा है। तो जब क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं तो 1+1 11 होते हैं, अगर आपने सही टाइम पे सही चीजें सही समय पे कर ली। लेकिन 1+1 अगर एक काम नहीं किया सही टाइम पे आपने तो 1+1 2 नहीं होगा। हाँ, एक और एक 11 होगा, -11 भी हो सकता है। आप अपनी जिंदगी, अपनी प्रोफेशनल कैपेबिलिटी, अपने एयरक्राफ्ट सबको दांव पे लगा रहे हो। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जब आप इस तरह की सिचुएशन को डील करते हो, मॉनिटरिंग एवरीथिंग। और जैसे कहावत है कि अगर आपको अच्छा करना है तो आपको ग्राउंड प्रिपरेशन बहुत तगड़ा होना पड़ेगा कि मिशन क्या जा रहा हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या सिनेरियो डेवलप हो सकती हैं, क्या सिचुएशन डेवलप हो सकती हैं। तो जब आप मिशन प्लान करते हो सर, यहाँ WSO बिकम वेरी वेरी क्रिटिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही। So that's why he is aware कि कौन कहाँ कैसे क्या हो रहा है सिचुएशन। यस, ओके। और पायलट इज समथिंग लाइक, अगर मैं शरीर की दो बात करूं, एक शरीर है, एक दिल होता है और एक ब्रेन होता है। तो पायलट WSO कॉम्बिनेशन जो सुखोई मैंने देखी है, यही है, एक दिल और जान है। हाँ, तो हमने वो बात सुनी है सर कि 2 जिस्म 1 जान, अब लग रहा है कि 2 जिस्म और 1 दिमाग। नहीं, 2 जिस्म और 1 जान, दोनों का एक साथ चलना होगा। दोनों का साथ पहले शुरू कहा कि दोनों की सिचुएशन, थिंकिंग कैपेबिलिटी एक तरह की होगी। करेक्ट सर। जहां भी उस उस अथॉरिटी में चाहे सोचने में थोड़े डिफरेंसेस हो गए तो कन्फ्लिक्ट होगा। यस। और कन्फ्लिक्ट का मतलब है कॉकपिट में कन्फ्लिक्ट, जहां पे टाइम नहीं है तो डिजास्टर्स है भाई। यस, ये आपको प्रोफेशनल प्राइड नहीं देगा। हाँ, व्यूअर्स को ये इधर ध्यान दिलाना चाहूंगा, जेडी सर ने आज एक बहुत ही खूबसूरत बात बताई है। कई बार हम नंबर 1 बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं या सफल बनना चाहते हैं, और हो सकता है कि परिस्थितियों के कारण हम उस सीढ़ी तक ना पहुंच पाए। लेकिन सर ने जो बात बताई है कि अगर हम एक नहीं तो 1 से 1 11 तो जरूर बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और सबका सीधा तरीका एक ही है। आपके पास 2 चीजें अगर हैं तो मेरा बिलीव ये है कि आप कुछ भी कर सकते हो। यस, पहली चीज, हिंदी में कहते हैं कुछ कर गुजरने की क्षमता। यहाँ आपका पॉजिटिव आउटलुक, पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ फ्रेमवर्क सर। सेकंड है डिटर्मिनेशन। अगर ये 2 चीजें हैं कि मैं करना है और कर सकता हूं, अब कर लो, पक्का करेंगे, उसमें कुछ नहीं होगा। और ये सिर्फ मिलिट्री में एप्लीकेबल नहीं है सर। अगर आप अपने आसपास देखोगे, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे सोशल वर्क में हो, चाहे आपको अच्छे लोग जो नजर आए हों, वो हर लोगों में ये 2 चीजें बड़ी कॉमन है। दूसरी बात सर, कहीं ना कहीं आप अपने भय को मार देते हो। अगर भय आपके साथ चलता रहेगा कि इसके करने से एक गलत हो जाएगा, इसके करने से ये हो जाएगा, भय को आप नहीं मारोगे तो भय को जीत नहीं पाओगे और नहीं आगे बढ़ पाओगे। भय को अगर मारोगे नहीं तो भय को जीत नहीं पाओगे, और भय को जीत नहीं पाओगे तो आपका जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी, वो सफलता नहीं मिल पाएगी। एक फेमस एक वेब सीरीज था हर्षद मेहता के ऊपर। हाँ सर, क्या था, स्कैम कुछ करके। हाँ, जिसमें बड़ा अच्छा एक डायलॉग बोलता है कि रिस्क है तो इश्क है। यस सर। तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, और रिस्क का मतलब है कि उस जो आपकी बाउंड्री है, जो आपकी लक्ष्मण रेखा है, वो आपको बढ़ा करिए जा रहे हो। इस लक्ष्मण रेखा का मालिक मैं हूं और मैं डिसाइड करूंगा मुझे करना क्या है सर। ये आपका पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाता है। करेक्ट। तो आपने सर हमें जो पॉजिटिव एटीट्यूड बताया है और जो भय से जीत की ओर बढ़ने का रास्ता बताया, मैं एक बार फिर इस रास्ते को कॉकपिट पर लेकर आता हूं। भारतीय वायुसेना में जितने भी जहाज हैं सर, सुखोई 30 एक ऐसा फाइटर प्लेन है जिसके और केवल जिसके अंदर ही वेपन सिस्टम ऑफिसर फ्लाई करता है। आप भारतीय वायुसेना के पहले वेपन सिस्टम ऑफिसर हैं सर, तो फर्स्ट WSO बनने में काफी प्रेशर होगा, क्योंकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन देख रही होगी
कि ये WSO कैसे परफॉर्म करेगा। आपने उस प्रेशर को कैसे हैंडल किया था, वो एक्सपेक्टेशंस कैसे आपने मीट की थी? निमेश, बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है और हम्म। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लोगों को जानने के लिए। हम्म। जैसे मैंने कहा, मेरा सिलेक्शन हुआ, सर। मैं फ्लाइंग नेविगेटर था, हम्म। मुझसे कहा गया कि आप जाना चाहते हो। सर। मैंने कहा ठीक है, हाँ। एक और अपॉर्चुनिटी और चैलेंज है और सर। इसको देखते हैं। हम्म। मेरी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं इसके पहले थी कि मैं फाइटर में जाऊंगा। अच्छा। तो मेरी सीधी उड़ान एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से फाइटर एयरक्राफ्ट की ओर हो गई। सबसोनिक से सुपरसोनिक। सबसोनिक से सुपरसोनिक। लेकिन दो चीज मेरे पास थी जो मैं आपको बताया, पॉजिटिव एटीट्यूड और डिटर्मिनेशन। सर। कि अगर ऐसा है, एक बात ध्यान रखिएगा, पायलटिंग जो स्किल है, जब सिस्टम मैनेजमेंट में स्किल नहीं है, ये आपको प्रोसेसिंग करनी है अपने आप। तो अगर कोई और कर सकता तो मैं क्यों नहीं? हाँ। डिटर्मिनेशन की बात जिस बात मैंने आपसे कही थी। लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली था। क्यों? जब मैं स्क्वाड्रन में पहुंचा, सर, मेरा पहला स्क्वाड्रन, फाइटर स्क्वाड्रन, सर, वहां पे जो लोग थे वो सारे फाइटर फ्लाइंग एस थे उस समय। अच्छा। और जो सपोर्ट उन्होंने मुझे दिया, मुझे कभी फीलिंग नहीं हुई कि मैं वो बड़ी वाली ट्रांसपोर्ट कॉकपिट से इस छोटे वाले कॉकपिट में आने आ रहा हूं। सुखोई 30 तो सर बड़ा ही है, उसकी कॉकपिट तो फिर भी बड़ी है। कॉकपिट नहीं है कंपेयर टू अदर फाइटर। यस सर। लेकिन ट्रांसपोर्ट की अपेक्षा अगर आप देखोगे तो ठीक है। लेकिन वहां पे जो लोग थे उस समय, उसी समय ने उसके बाद जो मिलते गए, तो जो एक परसेप्शन क्रिएट होता है ना कि वो लोग ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, सब दूसरित हो गया सर। इतने अच्छे लोग, एक्सेप्शनल प्रोफेशनल, एक्सेप्शनल ह्यूमन बीइंग और एक्सेप्शनल टीचर आई पुट इन दिस वे। करेक्ट सर। उनको पता था कि हैंडीकैप बंदा है, ये आया है, इसके पास कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है कैसे क्या करना है। लेकिन हर मोड पे, चाहे मेरे कमांडिंग अफसर रहे हो, फ्लाइट कमांडर रहे हो, मेरे पीयर ग्रुप के रहे हो, मेरे इमीडिएट सीनियर जूनियर रहे हो, सबने आपको सपोर्ट दिया। फाइटर पायलट की बात कर रहा हूँ। हाँ, जनरली फाइटर पायलट हम समझते हैं कि एग्रेसिव होते हैं क्योंकि युद्ध में जाते हैं। मैं अकेला था। मैं तो सबने मुझे हर मौके पे, हर मिनट मेरा हैंड होल्डिंग किया, जिसका परिणाम ये था कि मैं 5 महीने में फुली ऑप्स हो गया था सर। तो मैं क्रेडिट, मेरी लगन तो जो भी रही हो, लेकिन उनको देना चाहूंगा कि उनका जो गाइडेंस था, उनका जो डायरेक्शन था मुझे, सर, कि जिस रास्ते से मुझे ले जाने की कोशिश कर रहे थे और ओरिएंट करने की कोशिश कर रहे थे, मैं उनके कदमों पे और उनके जो भी है, whatever their thought, I came up to their expectation. Sir, I was lucky. Just people who are too good, too professionals. I will not name one, but there are many, many peoples. Correct. I just don't want to name because there will be a huge list now. Yes, किसी कर रहे हैं क्या तो? But it was, I can say the squadron was 24 squadron at that point of time, and then 20. Exceptional support. Exceptionally, I can't say anything. Not only professional front, personal front. I was alone. I say from navigator branch, who has been used to 4-5 years in navigation, in transport fleet. Now getting into different environment, it was different. But people was fantastic, fabulous, and I could have not. That's why I told you there were ace at that point in time. When Sukhoi came and their ace pilot was selected for training. They were ace. And they supported like baby, and they hold my hand, and whatever I could do thereafter, it was just because of I put it this way. So all our leaders will get a lesson from this, sir. कि अगर आपको कोई ऐसा माइलस्टोन, कोई ऐसी पहली चीज करनी है जैसे सर ने कर दिखाई, तो आपको उस व्यक्ति को पूरा सपोर्ट देना होगा और पूरा कोऑपरेट करना होगा जिससे कि वो उस अचीवमेंट को पा सके और इस तरह से फर्स्ट WSO बन सके। बिल्कुल सही है। देखिए, फेल करना या फेल होना समथिंग लाइक कि नो, और कोई आपके सामने कोई चैलेंज दे, कोई समस्या दे और आप कहते नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग भी काम करना बंद कर देगा, आपका एनवायरनमेंट काम करना बंद कर देता है। लेकिन जब आप दिमाग की प्रोसेसिंग है कहती है यस आई कैन, उसके बाद देन मल्टीपल थिंकिंग, मल्टीपल कोर्सेस ऑफ ऑप्शन यू स्टार्ट थिंकिंग। यस सर। एंड दैट इज हाउ डू डेवलप योरसेल्फ। दैट्स व्हाई आई कीप टेलिंग दे नेवर से नो।
इस बहुत छोटा भी काम है या बहुत बड़ा काम है, डज नॉट मैटर। हर चीज में कहीं ना कोई खूबियां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ ज्ञान प्राप्त करने की व्यवस्था है, ले लो, छोड़ो मत इसको। करेक्ट सर। तो इस व्यवस्था को बहुत जरूरी है आपको पाना। और मैं एक बात बताऊं, गुरु गोविंद सिंह जी का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी, सबने सुना होगा सर। रिवर्ड, यस सर। गुरु जी ने उनके 2 शब्द हैं जो IMA में भी लिखा हुआ है, मेरे दिमाग में इम्प्रिंटेड है वो सर। जब वो कहते हैं कि दे ही सिवा बर मोहिब शुभ कर्मन ते कबहू न टरूं, न डरूं अरिसो जो जाय लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। निश्चय कर अपनी जीत करूं। और सिख रेजिमेंट का बैटल क्राई भी है। यस सर। कहने का मतलब ये था गुरु जी के शब्दों में कि ओ गॉड, हे ईश्वर, मुझे ये वरदान दो कि अच्छे कामों से मैं कभी डरूं ना। अगर इस अच्छे कामों को करने में कोई दुश्मन कोई आड़े हाथों आता है तो मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपनी जीत सुनिश्चित करूं। तो मैं उसका बहुत बड़ा फॉलोअर हूं इस तरह की बातों का सर। इसीलिए मैंने कहा पॉजिटिव एटीट्यूड और डिटर्मिनेशन 2 चीजें जो आपको कहीं से कहीं लेके जा सकती हैं। यस सर। एक आम आदमी, एक खास आदमी में डिफरेंस क्या है? यहाँ जो कहता है कि एक कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, एक कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो सब कुछ करने वाला, यस आई कैन, यस वी कैन वाला जो आदमी है, उसको कुछ ना कुछ रोज नई चीजें मिलने तो आगे बढ़ेगा, तो वो बस वही खास आदमी बन जाएगा सर। अब लीडरशिप को ले लीजिए। यस सर। चाहे मिलिट्री लीडरशिप हो, चाहे इंडस्ट्रियल लीडरशिप हो, चाहे आप पॉलिटिकल लीडरशिप हो, वर्ल्ड वाइज देख लीजिए आप सर। जितने आपके सामने नजर आएंगे उसमें इस संग क्षमताएं हैं कि मैं हार नहीं मानूंगा, या श्री वाजपेयी जी के शब्दों में हार नहीं मानूंगा, राड नहीं ठाड़ूंगा, काल के कपाल पर लिखता लिखाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। शिवमंगल सिंह सुमन की कविता है, पर वाजपेयी जी हमेशा गुनगुनाते थे इसको कि मैं डरूंगा नहीं किसी से, मैं काल के, मैं समय के ऊपर भी लिख दूंगा अपनी जो जीवनचर्या है। तो अगर ये आपके पास कुछ चीजें ऐसी हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, आपको खुश रखने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का। तो अगर आप यस वी कैन करके मल्टीपल ऑप्शन अपने पास रखोगे, यस सर, तो शैतान नजदीक नहीं आएगा और आप आगे बढ़ते रहो। करेक्ट। आपने जो आगे बढ़ने की ये बात बताई है सर, और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए जो क्षमताओं की बात की है, सुखोई 30 एक ऐसा जहाज है जिसकी अद्भुत क्षमताएं हैं। चाहे हम डेटा लिंक्स की बात करें या सेंसर फ्यूजन की बात करें, जब जैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसा सिनेरियो होता है, जब आसमान के अंदर मिक्स हैं, मिराजेज हैं, सुखोईज हैं, तो क्या WSO इन सारी क्षमताओं के साथ एक तरह का मिशन कमांडर बन जाता है? जी, जब इस तरह की सिचुएशन आती है, लेकिन इसमें एक कैविएट है कि जो आपके फोर्स पैकेज हैं, सबके डेटा लिंकिंग आपके साथ होनी चाहिए सर। तो उसमें जो मिशन लीडर पहले डिसाइड किया जाता है कि ऐसी सिचुएशन आती है तो एक बंदा, एक जो प्लेटफॉर्म है, वो लीडर जो है, यू इलेक्ट लाइक ए अवेक्स सर, वो मिशन कंट्रोल करेगा कि कौन सा जहाज किस मिशन पे, किस टारगेट पे कहां जाएगा, और टारगेट ट्रांसफर भी करेगा उसको। कैविएट वही है कि आपके पास अगर मल्टीपल एयरक्राफ्ट हैं, सो मल्टीपल एयरक्राफ्ट के डाटा लिंक एक तरह के होने चाहिए। आपके पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए पूरे सिनेरियो की सर। अगर ऐसा है तो हाँ, मिशन कमांडर है वो, तो WSO मिशन कमांडर है। तो इससे बड़े काफी लोग इंस्पायर होंगे सर कि उन्हें बैटल के अंदर WSO के रूप में मिशन कमांडर बनने का मौका मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है, क्यों नहीं। वही मैंने कहा ना, स्काई इज द लिमिट। यस सर। और एयरफोर्स का तो मोटो ही है, वी टच द स्काई विद ग्लोरी। एंड टच द स्काई विद ग्लोरी। So whenever I touch my sky, it will be glory only, nothing else. Yes sir. So this is where bottom line. So वही लिमिट नहीं है। और 2 चीजें निवेश, मैंने कहा मैं किसान का बच्चा था, मिलिट्री में आने के बाद मुझे 2 चीजें पता लगी कि मिलिट्री की जो ट्रेनिंग है सर, मिलिट्री का जो स्ट्रक्चर है, मिलिट्री का जो सेटअप है, इससे अच्छी व्यवस्था वर्ल्ड में किसी भी इंस्टीट्यूशन में नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो,
चाहे वो एजुकेशन से कोई सेक्टर हो, जो मिलिट्री का जो इम्बाइब है, ट्रेनिंग इम्बाइब है, जो आपको सिखाया जाता है, जिस तरह से सिखाया जाता है, कहीं नहीं। सर मैंने मिलिट्री में और कॉरपोरेट दोनों जगह काम किया है, और कॉरपोरेट में भी वर्ल्ड की बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन अमेजोन में काम किया है, लेकिन मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि इस पूरे दुनिया के अंदर मिलिट्री से अच्छी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती। नहीं है वो, आपको जो ट्रेनिंग है, स्ट्रक्चर है, याद रखना सर। क्या कहा जाता है कि सब रिलेशन और थिकर देन द ब्लड सर, एट दैट रिलेशन ओनली विल गेट इन द मिलिट्री। या करेक्ट सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो आपके कॉमरेड आपके साथ रह चुके हैं, जब कोई नहीं आपके पास होगा ना, यहाँ तो आपकी परछाइयां भी छोड़ने लगेंगी तो आपके साथ होंगे वो। तब आपका फौजी भाई आपके साथ खड़ा आपके साथ खड़ा है वो। परछाइयां जब छोड़ रही हैं, जब सभी लोग छोड़ रहे हैं, अपने छोड़ रहे हैं सर, वो बंदा खड़ा है। यस सर। क्योंकि अगर मैं एयर बैटल में दूं, जैसे दो जहाज सामने जा रहे हैं, लड़ाई करने जा रहे हैं, मेरे पीछे अगर मैं इसमें हूं, इधर आप हैं, मेरे पीछे मैं देख नहीं सकता सर, इसके पीछे नहीं देख सकते। और पीछे से कोई थ्रेट डेवलप होता तो कौन वार्न करेगा? वार्निंग नहीं, उस अगर ये बंदा जा रहा है, इसके पीछे से कोई थ्रेट आ रहा है, तो ये बंदे ने ये पीछे देख सकता है उनके, तो ये जो उनके पीछे इस थ्रेट को कंट्रोल ये करेगा, जाके इससे लड़ेगा वो। मतलब आपकी जान की सुरक्षा इनके हाथ में है, किसी और के हाथ इससे में। बड़ा मित्रवत या संबंधों का क्या होगा? क्या, और कोई ऐसा संबंध हो ही नहीं सकता। तो ये जो कि है, आप अपनी जान बचाने के लिए किसी और पे भरोसा कर रहे हैं। हाँ, और वो बंदा निस्वार्थ होके बिना अपनी जान की परवाह किए तुम्हारी जान बचाने के लिए लड़ने को तैयार हो गया। यस सर। तो शायद वो महाभारत काल में आपने देखा होगा, या रामायण काल में कुछ राम के साथ जो मित्र होते थे, तो ये जो संबंध है, तो थिकर देन द ब्लड, दैट्स व्हाई आई से दैट दिस ट्रेनिंग गिव्स यू दिस। और इस तरह के संबंध आपको कहीं नहीं मिलेंगे। यस, बिल्कुल सही। आपने जो ये संबंध की बात की है सर, मुझे एक मूवी याद आ गई है, टॉप गन। उस टॉप गन के अंदर एक पायलट रहता है और पीछे की सीट पर एक वेपन सिस्टम ऑफिसर है। टॉप गन के अंदर हमने देखा कि जहां पायलट उनको बिल्कुल पहाड़ों के बीच में जेट को एक भयानक स्पीड से उड़ा रहा है, वहीं जो पीछे WSO है वो अचूक बम डाल रहा है लेजर लॉक लेकर। सुखोई 30 में जब पायलट और WSO ऐसी स्थिति में होता है, तो क्या बिल्कुल टॉप गन जैसा ही ट्रस्ट रहता है? ट्रस्ट तो रहेगा। ट्रस्ट इन द सेंस, जैसे मैंने कहा कि दो जिस्म एक जान। तो एयरक्राफ्ट में दो लोग नहीं बैठे हैं, एयरक्राफ्ट में एक ही आदमी सोच रहा है, ऐसी एक ही सोच है हमारी सर, दोनों लोगों की एक ही सोच है, और वो सोच है मिशन अकम्प्लिशमेंट विदाउट जियोप्रेडाइजिंग सेफ्टी ऑफ एरोप्लेन और कमिटिंग ब्लंडर ऑन प्रोफेशनल प्राइड सर। ओके, सोच तो वही है। तो पिक्चर में तो कोई जो ड्रामेटिक सीन है थोड़े से ज्यादा, लेकिन जब आप जाते हो तो सोच यही रहती है कि बस वैसा ही ट्रस्ट रहता है। ट्रस्ट ऐसा है कि वो चला जाए, मैं चला जाऊं चलेगा, वो नहीं जाना चाहिए, ऐसा ट्रस्ट है दोनों के लिए। और यही मिशन अकम्प्लिशमेंट करने ही आपको मदद भी करता है। यस सर। कि हम एक दूसरे के लिए हैं। और WSO का रोल जो है, मैंने कहा वर्ल्ड वॉर 2 से शुरू किया था, बहुत है। अगर आपने एक मूवी आई थी बिहाइंड द एनिमी लाइन, यस सर, आपने देखी होगी, और रियल स्टोरी कोसोवो वॉर के बारे में सर, और रियल स्टोरी पे है। उसमें WSO इजेक्ट होता है सर, बचता है, कैसे सरवाइव होता है। अभी आपने एक आध महीने पहले देखी होगी जब ईरान में हुआ था। यस सर, कि अमेरिकन ने उसको F-15 से जब इजेक्ट किया था, निकाला। तो कंसेप्ट ये जो है, ये ट्रस्टी है। यस, कि भाई अगर हमें इजेक्ट करना है तो ट्रस्टी है। करेक्ट सर। वहां ये नहीं सोच सकते कि वो कह रहे इजेक्ट करता, नहीं अभी नहीं, not decision is decision, both decision is same and both are thinking same, and that add on your confidence, sir, survivability and thinking process. आपने ईरान और इजराइल वॉर की बात की सर, और हमने वहां पे देखा कि जब F-15 जहाज क्रैश हुआ था, ईरानियंस ने उसको डैमेज किया था, तो उस समय जब WSO 48 आवर्स तक एनिमी टेरिटरी के अंदर था, भारतीय वायुसेना में
अगर ऐसी सिचुएशन है तो उस समय सर्वाइवल के लिए और उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या कोई कमांडो ट्रेनिंग दी जाती है? देखिए, सर्वाइवल की टेक्निक होती है। हम्म आप ये मत एज्यूम करिए कि हम्म। एक फाइटर पायलट हो, स्पेशल फोर्स का ऑफिसर है, हम्म हम्म लेकिन उसको बेसिक ट्रेनिंग इतनी तो जरूर है, हम्म। उसकी फिजिकल कैपेबिलिटी इतनी तो जरूर है सर। कि कितने समय तक, हम्म कितने ड्यूरेशन तक हम्म कैसे अपने आप को सर्वाइव कर सकता हूँ। हम्म। तो उसकी एक सर्वाइवल टेक्निक होती है। सर। उस टेक्निक के सहारे हम्म वो एनिमी लाइन में जाता है, और एनिमी, अब आप जब बिहाइंड एनिमी लाइन हो हम्म तो एक ही चीज नहीं है आपकी सर्वाइबिलिटी। हम्म। फिजिकल सर्वाइबिलिटी तो ही है कि आपने इजेक्ट किया है, हाँ, तो हो मेंटल सकता है सर्वाइवलिटी। कि आपकी बॉडी में डैमेज हुआ हो, हम्म चलने फिरने में परेशानी हो, हम्म। परेशानी तो ये हो गई। सर। दूसरी, आप एनिमी में हो, ये भी हम्म डर है कि एनिमी कहीं से आके पकड़ ले, कुछ और भी कर बैठे। और आपके साथ कई सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस भी हैं। तीसरी, कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास ऑलरेडी है सर। जो मैं कैरी कर रहा हूँ अपने पॉकेट्स में हम्म या दिमाग में, हम्म वो है। चौथी चीजें हैं, इन सब चीजों को अगर आप ब्लेंड करोगे तो सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेंटल टफनेस। हम्म अगर मेंटली आप रेडी नहीं हो टफनेस की, सब चीजों को ऐसे ऐसे, ठीक है तो ओके, हम्म ये लक्ष्मण रेखा, ठीक है, दैट्स ओके। हम्म पैनिक क्रिएट कर गए, हम्म या जो चीजें लेट डाउन है उससे थोड़ा डेविएट करने की कोशिश की अननेसेसरली, हम्म तो सर्वाइबिलिटी आपकी कम होती जाएगी। हम्म। जिस तरह से हमने उड़ालू की बात की, सर। वैसे यही है। यहाँ पे हम्म धैर्य खोया, हम्म पैनिक क्रिएट किया, सिचुएशन समझने की कोशिश नहीं की, मैं क्या हूं, कैसे हूं, क्या कर सकता हूं, हम्म। जल्दी में करने की कोशिश की, सर। तो आपकी सर्वाइबिलिटी कम हो जाएगी, हम्म। और दैट इज नॉट अ गुड प्रोफेशनल। हाँ, तो हमारे सारे व्यूअर्स को ये बहुत ध्यान से सुनना है। कई बच्चे होंगे जो कई तरह की परीक्षाओं के लिए जाते होंगे या अपने करियर के लिए आगे बढ़ते होंगे, कि आपको अगर सरवाइव करना है और सफल होना है तो किस तरह से धैर्य रखना है और किस तरह से जल्दबाजी नहीं करनी है, किस तरह से अपनी लिमिट्स को ध्यान रखना है, जिससे कि आपके डिसीजन सही हो और आप सरवाइव होने के साथ साथ सफल भी हों। सर, आपने हमें जहाँ पे एनिमी टेरिटरी में सर्वाइवल के बारे में बताया है, आपसे ये समझना चाहूँगा कि डब्ल्यूएसओ जब ये रोल एग्जीक्यूट कर रहा है और जब एयर के अंदर बैटल की सिनेरियोज हैं, वो इतनी सारी चीज़ों को एक साथ प्रोसेसिंग कर रहा है, अगर कहीं से भी 1 मिलीमीटर की भी डिस्टेंस में कोई एरर हो जाती है कैलकुलेशन में, तो इसका बैटल पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है? अगर आपका प्रोसेसिंग हम्म और जो आपने इंफॉर्मेशन निकाली, हम्म। उस इंफॉर्मेशन में करेक्ट इंफॉर्मेशन से गलत इंफॉर्मेशन हो गई, सर। याद रखिए, हम्म। एयरक्राफ्ट किस स्पीड से जा रहा है? 15 किलोमीटर पर मिनट। हाँ, करेक्ट सर। साउंड की स्पीड से भी डबल स्पीड के तेज चल नहीं, रहा है। जैसे नॉर्मल अटैक मोड में 15 किलोमीटर पर मिनट पे जा रहा है। तो अगर आप 15 किलोमीटर पर मिनट लगाइए तो 2 सेकंड में कितना, 6 सेकंड में कितना, 10 सेकंड में कितना जाएंगे आप? 2.5 किलोमीटर। सर। तो आपके टारगेट और आपके सिविलियन पॉपुलेशंस, सर। यहाँ कुछ स्कूल, जैसे आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक टैक्टिकल मिस्टेक हुआ है अमेरिकन एयरफोर्स से। हाँ, स्कूल के पहले ऊपर। ही अटैक, पहले दिन के फ्यू डेज अटैक में मिनाब यस सर। जगह पे स्कूल में 150-60 बच्चे, उससे ऊपर ही बच्चे मारे गए। ये जो है साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा आपकी पूरी प्लानिंग, हाँ, और आपके जो टेम्पो ऑफ ऑपरेशन उस पे हाँ, पूरी वॉर का सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा। सर। साइकोलॉजिकल पूरा वर्ल्ड का ओपिनियन चेंज हो जाएगा, इवन अपने घर के लोग चेंज हो जाएंगे, बच्चों को मारने का क्या मतलब। यस सर। वही सिचुएशन है। तो कुछ मिली सेकंड जो आपने बात की सर, यही डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस कि टारगेट से लेके मैं कहा वेपन मेरा कहीं और चला गया सर, और वो वेपन कहाँ गया, ये कहीं गांव पे गिर सकता है, किसी स्कूल में गिर सकता है, किसी हॉस्पिटल में गिर सकता है, कुछ डैमेज कर सकता है इस तरह से। करेक्ट सर। तो वो जो है पूरा मेरा कंसेप्ट, जो एक टेम्पो और जो परसेप्शन क्रिएशन है, वो बहुत निगेटिव जा सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। तो ऐसी व्यवस्था, इसीलिए दैट्स व्हाई आई से कि वी हैव टू बी, when we are going for war, we are sure this is my target, this is I am doing it, sir, I am doing deliberately.
जैसे आप सिंदूर ले लीजिए, क्लासिकल केस। सर भारतीय वायुसेना ने किस पे अटैक किया था? पॉपुलेशन पे नहीं, हाँ, सारे जो आपके किसी ब्रिज पे नहीं, किसी अस्पताल पे नहीं, सर किसी स्कूल पे नहीं, किस पे अटैक किया था? टेररिस्ट वो कैंप जगह पे, हाँ सर, हर मस्जिद पे नहीं, हाँ, वो तो भगवान इबादत का घर है, हर जगह नहीं। हम्म, वो जगह जो आतंकवादी, जो इवन आप कहेंगे कि अल्लाह या खुदा उनसे, वो भी उनके लिए पाक नहीं है किसी के दूसरे को मारना। यस सर, वो लोग जो उस जगह काम कर रहे हैं उसके लिए यूज उसी किया के ऊपर हमला किया गया था। गया। हमने कहीं भी हम्म, ऐसी जगह एथिक्स और मोरालिटी के साथ किया था। यस सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अगर हम चाहते तो कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन नहीं। तो भारतीय फिलॉसफी अगर आप देखोगे महाभारत काल से रामायण काल में बड़ी एथिक्स और मोरालिटी से रिलेटेड है। अगर मान लीजिए इस टारगेटिंग में मेरा कुछ इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चला गया और वो जहाँ टेररिस्ट अटैक की जगह किसी और मास्क या किसी और हॉस्पिटल में जाके वो गिर गया सर, तो पूरा परसेप्शन बैटरी चेंज हो जाएगा, जिस तरह से पाकिस्तानियों ने किया। अगर आपने देखा होगा अफगानिस्तान में कहते हैं कि हमें टेररिस्ट स्ट्रक्चर को मार रहे हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स, लेकिन कहाँ मारा उन्होंने? हॉस्पिटल पे 400 लोग मरे। हाँ, उसमें तो 400 लोग बिल्कुल खत्म हो गए। ये कोई टारगेटिंग नहीं है, ये कोई प्रोफेशनल फौज या प्रोफेशनल अपराइटनेस नहीं है सर, वेरी करेक्ट, एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर कह सकते हैं आप इसको। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसके अनुसार भारतीय वायुसेना कहती नहीं, हमने वही करेंगे जो इबन खुदा का घर जो है उसको नापाक कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो हमने, हमारा अटैक वही था। और उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो हमने कहा किसी कोई सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, मिलिट्री ऑपरेशन है, मिलिट्री सेटअप रहेगा सर। तो राइट और रॉन्ग चुनना, चाहे महाभारत काल में हो, चाहे रामायण काल में हो, चाहे बाहर हो, भारतीय व्यवस्था में मोरल और एथिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है सर। और वो हर लेवल पे फॉलो होती है, चाहे मिलिट्री लेवल हो, चाहे डिप्लोमेटिक लेवल हो, चाहे आप पॉलिटिकल लेवल पे हो, जो देखा हमने फॉलो करते हैं हम। बिकॉज ये हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है जिसको आप झुठला नहीं सकते। चाम फौज में भी है सर, भारतीय संस्कृति हमेशा मद्देनजर रहती है, झुठला नहीं सकते आप। यस सर। कुछ चीज़ें जो हैं इनबिल्ट हैं, वायर लॉक्ड हैं, और वो ये है सर। तो वही मैं कहा था। तो इस सिस्टम में अगर आपने टारगेटिंग में कुछ मिस्टेक कर दिया या डिले कर दिया या इधर से उधर चला गया तो उसके कंसिक्वेंसेस डिजास्टरस हो सकते हैं, पूरे बैटल के परसेप्शन चेंज कर सकते हैं। यस। तो इसलिए आपको बहुत ही कैलकुलेशंस, बहुत ही प्रोफेशनल और एक्यूरेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल सर। आपको भारत पाकिस्तान LOC से अब मैं लेकर चलता हूँ चाइना बॉर्डर LAC पर। जब आप सुखोई 30 में फ्लाई कर रहे हैं और माउंटेन्स के ऊपर हैं लद्दाख वाले एरिया के अंदर, तो वो एक्सपीरियंस कैसा होता है जब आप पहाड़ों के बीच में फ्लाई कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि दुश्मन के जितने रेडार सिग्नल्स हैं उनको कैच भी करें और उनसे बचें भी? किस तरह का एक्सपीरियंस होता है सर? वार फाइटिंग प्लेन हो या हिल्स, डेजर्ट हो, सी हो, एरियल बैटल लिटिल डिफरेंट होती है सर। एनवायरनमेंट डिफरेंट हो जाता है। आपके इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रिकग्निशंस वाले जो कंपोनेंट हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है उसके डिफरेंट हो जाते हैं सर। देखने का तरीका बदल जाता है। क्लासिकल केस ले लीजिए, जिस फील्ड में आप शाम को कहीं अटैक कर रहे हैं सर, नॉर्मल प्लेन एरिया है तो सन का शैडो डिफरेंट होगा सर। लेकिन वही आप मुझे LAC पे लेकर चले गए जहाँ हिल शैडो, पता लगा 4 बजे ही वो पूरी रात दिखाई दे रही है नीचे वैली में मुझे। तो ये परसेप्शनल बैटल है। इसीलिए पहाड़ों में फ्लाइंग करने का, पहाड़ों में कम्बैट करने की ट्रेनिंग अलग से दी जाती है। दूसरी बात, आपके पास अगर आप एनिमी टेरिटरी में या एनिमी व्यवस्था में किसी को अटैक करना, आप क्या चाहते हैं कि मुझे एनिमी देखे ना, हाँ यही है, और मैं अपना सारा जो हथियार है, गोला बारूद है, जो वेपन सिस्टम में लेके जा रहा हूँ, जिस मिशन के लिए लेके जा रहा हूँ, और डिलीवर कर लूँ और एनिमी मुझे ना देखे। हाँ, यही है। लेकिन एनिमी देखने की कोशिश करेगी, वो आपको काउंटर करने की कोशिश करेगा। वो क्या कर सकता है? उसके पास रेडार हैं, उसका सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, उसके पास कुछ और सैटेलाइट से रेकी कर रहा होगा कि भाई इस बेस से जहाज उड़ा कि नहीं उड़ा सर। ये सारी चीज़ें वो भी कर रहा है। तो उसको कैसे डिफीट करोगे आप? अगर आप किसी को रेडार लगाना तो कहाँ रेडार लगाएगा आदमी?
जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, अभी प्रोफेशनल हूँ, तो माउंटेन्स के ऊपर सर, हिल्स के ऊपर लगाएगा। तो जब माउंटेन के ऊपर लगाओगे तो आपका क्या है कि एक फील्ड ऑफ व्यू हो जाएगा, नीचे तो देख ही नहीं पाएगा। यस। तो क्या करोगे? तो मैं वैली फ्लाइंग करूंगा उसके अवॉइड करने के लिए। करेक्ट सर। तो आप वैली में लो लेवल फ्लाइंग करेंगे? वैली में, वैली को क्रॉस करते लो लेवल में जाऊंगा। एक अपॉर्चुन मोमेंट आएगी, अटैक में रडार को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करूंगा। अगेन वही ऊडा लूप की कितनी जल्दी और फास्टर आप उसमें घुसते हैं। तो एक कंसेप्ट हो गया सर। मिसाइल लगा देते हैं। मिसाइल कहाँ लगाओगे? और दो वैली के बीच में अगर लगा दिया तो क्या होगा? तो आपको फील्ड ऑफ व्यू रिस्ट्रिक्टेड है। कहाँ मारोगे? पहाड़ में मारना है आपको, नहीं ना सर, क्योंकि जहाज आया फट से निकल गया, आपको दिखाई भी नहीं दिया। या अगर आपके लॉन्ग रेंज मिसाइल से तो आपको रडार गाइडेड करनी पड़ेगी, तो रडार जब देखा ही नहीं तो क्या केयर करोगे? ठीक है, तो उसको मिसाइल बैटरी भी ऐसी ऐसी जगह लगाते हैं लोग सर। तो अब करोगे क्या करोगे? तो उसके लिए आपको टेक्टिकल प्लानिंग अब करनी है कि ऐसी सिस्टम, तो जैसे मैं प्लान कर रहा हूँ वैसे वो भी प्लान कर रहा है। कहता अच्छा ओके, हम ह्यूमन इंटेलिजेंस लगाएंगे, कुछ लोगों को हम ऐसे ऐसे जगह खड़ा कर देंगे कि भाई जो भी जहाज की आवाज सुन ले वो बताए कुछ आ रहा है भाई, कि कुछ न कुछ खतरा आ रहा है। और तो वो क्या होगा, उसको काउंटर करने के लिए मैं जमीन पे शॉट लेके, गन लेके या कुछ छोटी वाली मिसाइल लेके, शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स होती हैं, शोल्डर फायर्ड मिसाइल लेके मैं खड़ा कर दिया बंदे को। सर, तो आपको उससे भी डील करना है। तो अलग अलग तरीके के खतरे हैं जिनको आपको हैंडल करना है। तो हर तरह के जो खतरे हैं उसके लिए दैट्स व्हाई कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपको ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इसीलिए हर एरिया के फ्लाइंग के लिए, हर एरिया में कम्बैट करने के लिए, हर एरिया में अपने मिशन को सक्सेस बनाने के लिए आपको हर उसके एनवायरमेंटल जाना बहुत जरूरी है कि किस एनवायरमेंट में आप ऑपरेशन कर रहे हैं। वेदर सिनेरियो क्या होगा वहाँ पे, सन कैसे उगता है और डूबता है उस जगह, चंद्रमा कब आ रहा है, स्टार क्या होगा, हीट जनरेशन का पावर प्लांट आसपास तो हीट कैसे जनरेट हो रही है। सो मेनी एनवायरमेंटल फैक्टर जो आपके पास, एक ही नहीं तो मैं फ्यू है, बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं। यस सर। उस पर आप डिपेंड करेगा अब किस टारगेट के लिए जा रहे हैं। अब जैसे एक बहुत बड़ा टारगेट है आपको मान लीजिए, तो क्या जाके आप दिन भर उसे बम ही मारते रहेंगे? ऐसा तो नहीं ना। आपको चाहिए कि एक वेपन मारा, एक टारगेट गया। करेक्ट सर। तो इस टारगेट को स्टडी करना पड़ेगा आपको कि इस टारगेट का वल्नरेबल पॉइंट क्या है। अगर इसको मैं डैमेज कर दिया तो कम से कम 10 दिन के लिए गया। तो ये सब स्टडी हुई कि ग्राउंड पे जब प्रिपरेशन आप करते हो तो ये सब स्टडी, मिशन प्लानिंग करते हो, बहुत जरूरी हो जाता है। तभी हम मिशन प्लानिंग को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। एनवायरमेंटल स्कैन सर, टारगेट के बारे में जानना, टारगेट की वल्नरेबिलिटी पहचानना, उस इलाके में क्या क्या आपको काउंटर करने के लिए होगा, उसको आप कैसे काउंटर करोगे, ये सारी चीजें ग्राउंड में प्रिपेयर करके आप आगे बढ़ते हैं। वेरी करेक्ट। लेकिन ये सब चीजें ऐसी होती नहीं है। कुछ और भी सिचुएशन डेवलप होती हैं जहां पे आपका मल्टी प्रोसेसिंग और फ्यूजन आपका काम करना शुरू करता है। यस सर। तो ये बहुत जरूरी इस तरह से आप करोगे। सर, आपने इंटेलिजेंस की बात करी कि प्रोसेसिंग करनी है और आपकी जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसमें इंटेलिजेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब कभी आप सुखोई 30 में इस तरह के रिकनेसेंस मिशन पर जा रहे हैं तो कई बार क्या आपने कोई ऐसी इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन देखी जो आपको इंटेलिजेंस चैनल से ना मिली हो, या बिल्कुल आपको लगा हो कि ये एक नया अनुभव है? बहुत चीज़ें हैं। आप एक मिशन में जा रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा मिशन का सर, वहाँ बताया गया कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके जो सिस्टम है वो कह रहे हैं नहीं कुछ है, नीचे से आप लॉक ऑन हो गए हैं। अच्छा, मतलब रेडार्स हैं या मिसाइल्स हैं? यस। और जो इंटेलिजेंस चैनल से आपको नहीं कुछ पता नहीं है, मिला आपको, एकदम नया खतरा एकदम सामने आ गया। जी। तो अब इसको आपको टैकल करना है सर। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन होगी। और सरप्राइजेस, अगर आप मिलिट्री में हो और सरप्राइजेस के लिए तैयार नहीं हो तो फिर बहुत खतरनाक चीज़ है। सरप्राइजेस ही नहीं, कहीं सरप्राइज कहीं हो सकता है। सर, अब एग्जाम के लिए बैठे हो और आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, वो सरप्राइज ही है आपके लिए। यस सर। तो ऐसे ही है, किसी भी एग्जाम में बैठ गए सर, तो जब मिशन में जा रहे हो तो एग्जाम ही आपका प्रोफेशनल एग्जाम है सर, तो सरप्राइज क्वेश्चन आएंगे। तो सरप्राइज क्वेश्चन को या तो टैकल करो या तो उसको डिग्रेड कर दो। करेक्ट सर।
ठीक है। हाँ, तो यही होता है, उसी तरह से हैंडल किया तो जा वैसे ही उसको हैंडल किया जाता है कि ऐसी सिचुएशन होती हैं और आपको पता लगेंगी। तो अब समय आ गया सर, मैं आपको माउंटेन से एक बार सी की तरफ लेके चलता हूँ। ले चलो। बात करता हूँ सर ब्रिटिश टॉर्नेडो एयरक्राफ्ट्स की। गल्फ वार में ये एयरक्राफ्ट थे जो सद्दाम हुसैन के एयरफील्ड्स को तबाह करने के लिए, जहाँ एक और लो लेवल 200 फीट की हाइट पर फ्लाई कर रहे थे और उनकी स्पीड थी 1000 किलोमीटर पर आवर जी, से भी जी, तेज। जी। ऐसे ही कुछ मिशन होंगे जिनमें आप सुखोई 30 के अंदर सी के ऊपर लो लेवल फ्लाई करते होंगे। उस समय क्या ऑब्जर्व करते हैं और क्या चैलेंजेस होते हैं? सी और प्योर लैंड, हम्म अगर आप पायलट पर्सपेक्टिव से देखोगे, सेम। सर फाइटर पायलट पर्सपेक्टिव से देखोगे, WSO के पर्सपेक्टिव से क्या चेंज? एयर क्रू पर्सपेक्टिव से पुट इट, नॉट हाँ। WSO। तो दोनों एक ही तरह के हैं, समतल हैं, चले जा रहे हैं। एक प्रॉब्लम है कि अगर कोई इमरजेंसी हुई जहाज में और आप इजेक्ट कर गए तो लैंड में तो पहुंचने वाले आपको जल्दी मिल जाएंगे, हाँ, लेकिन सी सर्वाइवल की टेक्निक आपको दूसरी होती है, वो एक अलग टेक्निक है। वो अलग तरह की है। उस टेक्निक के लिए आपको सी के एनवायरनमेंट के जानना जरूरी है कि आप अरेबियन सी में बैठे हैं कि नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन में बैठे हैं। सबका टेम्परेचर अलग है सर, सबकी सर्वाइबिलिटी टाइम अलग है। अगर आप अलास्का की तरफ इजेक्ट कर गए तो आप सर्वाइवल तो आधा मिनट भी नहीं कर पाएंगे। तो ये मैटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी प्रिपरेशन अलग, तो इसलिए आपको सी एनवायरनमेंट की स्टडी करना जरूरी हो जाएगा। सर सही बताऊं तो मुझे तो कल्पना भी नहीं करी थी कि WSA के रोल में इतने सारे एस्पेक्ट्स हमें समझने को मिलेंगे। WSO जो आप कह रहे हो, तो एक मान के चलिए कि एक एयर क्रू का कॉम्बिनेशन है, जो फाइटर एयर क्रू है जो मूव कर रहा है। यस सर। तो आपको सी एनवायरनमेंट के बारे में जरूरी होगी। जब सी में आप जा रहे हैं तो शिप्स हैं, आपकी अपनी शिप्स होंगी, एनिमी की शिप्स हैं, उनमें भी रडार होते हैं, वो भी आपको मॉनिटर कर रहे हैं सर। उनसे कैसे बचना है। वेरी करेक्ट सर। ठीक, उनसे बचना ही नहीं है, वेपन भी इंप्लॉय करना है उन पे। तो इस एनवायरनमेंट की स्टडी डिफरेंट हो जाता है। और सी में थोड़ा सा डिफरेंट होता है बैटल, इन द सेंस दैट उनके रडार हमेशा ऑन नहीं होते। अच्छा, शिप वाले रडार तभी ऑन करते हैं जब वो थ्रेटेंड होते हैं। ओके, अगर वो सिग्नल रिसीव करेंगे तभी वो एक्टिव क्योंकि उनकी स्पीड थोड़ी कम होती है और बेचारे पकड़ लिए गए तो जहाज उनको पकड़ लेगा। है ना? यस। तो ये है सिचुएशन। तो वो एनवायरमेंटल जरूरी है कि भाई अच्छा इस सिचुएशन में आ गए, हमने काम कर लिया। और जहाँ तक आपने गल्फ वॉर की बात की, टोर्नेडो एंड अदर थिंग, गल्फ वॉर सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट हो गया था कि बैटल के 1-2 दिन के अंदर, जैसे एक सिचुएशन ये थे कि कंप्लीट डोमिनेंस हो गई, तो आप 10 फीट पे आइए या 500 फीट पे आइए, जहां भी चाहे जैसे चाहे वो मार के चले जाएंगे। वो अलग सिचुएशन थी। सर हमारी बातचीत इतनी इंटरेस्टिंग हो रही है कि लग रहा है कि और कई घंटे हम बात कर सकते हैं, लेकिन हम अगर व्यूअर्स कहेंगे तो हम इसका फिर एक सेकंड एपिसोड में आपसे कनेक्ट होंगे, और वो क्या और जानना चाहेंगे अगर वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो फिर हम सर के साथ फिर एक दोबारा मुलाकात करेंगे और WSO की जो ये यात्रा है इसको फिर आगे बढ़ाएंगे। सर जाने से पहले एक बात मैं भी जानना चाहूँगा और हमारे सारे व्यूअर्स भी उस बात को जानना चाहेंगे कि अगर किसी को वेपन सिस्टम ऑफिसर WSO भारतीय वायुसेना के अंदर बनना है तो उसका क्या तरीका है? क्या उन्हें फ्लाइंग ब्रांच ज्वाइन करनी पड़ेगी? नहीं, अभी एक नई पॉलिसी 2022 से चेंज हो गई है। पहले क्या था कि नेविगेटर जो फ्लाइंग नेविगेटर जो थे वो ट्रांसग्रेस हो रहे थे। सर अभी नई पॉलिसी आ गई, आप सीधे एप्लीकेशन भरिए, एयरफोर्स उसको एडवर्टाइज करती है, सिलेक्शन के बाद आप सीधे इमीडिएट ट्रेनिंग आपकी WSO शुरू हो जाएगी। अच्छा, सीधे WSO ऑप्ट करेंगे और वहीं से WSO की ट्रेनिंग स्टार्ट हो बेसिकली एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच काइंड ऑफ थिंग सेटअप है। तो इसका ब्रांच का नाम ही अलग है सर? WS ब्रांच, WS ब्रांच, वेपन सिस्टम ब्रांच। अच्छा, तो नया बना है, सारे स्ट्रक्चर इसके होंगे, ट्रेनिंग शुरू हो गई है 1-2 साल से सर, और बंदे नए ट्रेंड होके स्क्वाड्रन में जा चुके हैं। और ये WSO यहीं पे नहीं है, एक कम्बैट सिस्टम ऑपरेटर होता है जो आप यूज करते हो हरकुलिस तरह की जहाज़ों में, सर वो भी इसी की तरफ निकल रहा है। तो अभी आपको और कुछ सोचना नहीं, आप सीधे WSO बन सकते हैं। एयरफोर्स एडवर्टाइज करेगी कि इस ब्रांच की वैकेंसी है, साल में 2 बार ऐसे ही होती है, आपको पता ही है। तो आप भरिए, एग्ज़ाम दीजिए, पास होइए, जाइए ट्रेनिंग करिए और WSO बन जाइए।
तो सारे व्यूअर्स को सर ने बता दिया है कि अगर आपको WSO बनना है और WS ब्रांच ज्वाइन करनी है तो किस तरह करना है और किस तरह से आप भारतीय वायुसेना के अंदर एयर क्रू मेंबर बन सकते हैं। हम सभी धन्यवाद देते हैं ग्रुप कैप्टन JD मिश्रा का, जो कि भारतीय वायुसेना के पहले WSO हैं और उन स्वयं के मुंह से हमने ये पूरी यात्रा आज उनके द्वारा उनके साथ पूरी की है। थैंक यू वेरी मच सर, I really enjoyed and I am sure all viewers might have enjoyed. Thanks to everyone and Jai Hind. Thank you, Nimesh. And I'm sure that you have started new journey of this podcast. Yes, sir. And in true sense of Indian Air Force, I keep telling that may God bless you. Thank you keep very much, touching sir. the sky with glory. And God bless. God Thank bless you very Indian Air much, sir. Force. Thank तो you. अगर आपको भी स्काई को ग्लोरी के साथ टच करना है और अगर आपने सर को पूरा सुनना है तो इस चैनल को, जिसका नाम है विंग कमांडर निमिष जैन, सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ इन यात्राओं का, रियल स्टोरीज का मजा लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।